हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कूलाम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे और कूलाम्स लॉ में चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट करी। एक तो हमने पहले पढ़ा कूलाम्स लॉ क्या होता है। कूलाम्स लॉ गिव्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके बीच का जो फोर्स आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दैट इज गिवन बाय k q1 q2 by r। ठीक है, k क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K q1 q2 by r। ठीक है, तो नाम बोल दो जरा, क्या क्या नाम बोल रहे थे, क्या बताया गया था। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं बच्चों परमिटिविटी, और अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। कैपिटल के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर के लिए केवल 1 होती है, वाटर के लिए 81 होती है और मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी की यूनिट भी होती है और डायमेंशन भी होता है। और एयर के लिए पर्टिकुलरली वैल्यू इसकी होती है 8.85 10 to पावर -12 यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो जब हम इसको स्मॉल के का यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, तो ये ऐसे ही लिखा रहता है। लेकिन जब एयर की बात करते हैं तो अभी हमने बोला एयर है वैक्यूम के लिए कैपिटल के डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है, तो ये आ जाता है 1/4 पाई बट अपना वीडियो ऑफ रखो और माइक ऑफ रखो। ठीक, कैपिटल की वैल्यू क्या होती है 1, तो जब इसको 1 पुट कर देंगे बच्चों तो k का रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू जाती है 9 10 टू पावर 9। तो एयर के लिए स्मॉल k की वैल्यू जाती है 9 10 टू पावर 9। यूनिट वैल्यू रिवर्स कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, ये इसके रिजल्ट्स हम देख चुके हैं। इस पे क्वेश्चंस करे हमने, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करे थे और हमने लास्ट में पढ़ना शुरू किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो न्यूट्रल जीरो तो मतलब एक ही होता है ना, दोनों ऑप्शन क्यों दे रहे हो, दो एक ही बात दो, जीरो न्यूट्रल मतलब एक ही होता है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल क्या कहता है, चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to other। कुछ कुछ सिमिलरिटी है इसके अंदर कंजर्वेशन एनर्जी के साथ। जैसे कंजर्वेशन एनर्जी बोलते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। उसी तरह से बोलते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों कि टोटल चार्ज of a system remain
कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक, तो याद रखो कि चार्ज के कंजर्वेशन पर दो टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ऐसे एक्सप्रेशन तो नहीं पूछा जाएगा कि कंजर्व चार्ज क्या होता है, तो ये तो आपके लोअर क्लासेस की बात है। इसमें दो टर्म आते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर TIR पर बेस आपने मिराज पढ़ा, लूमिंग पढ़ा, बहुत सी चीज पोरोप्रिज्म पढ़ा। उसी तरह से इसकी एप्लीकेशन पूछा जाए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन के नाम पे आपको दो टर्म याद रखने हैं, उन दोनों टर्म्स में क्या होता है वो भी याद रखना। तो पहला समझिए, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल फॉलोइंग टू फिनोमिना आर ऑब्जर्व प्रैक्टिकल। ठीक है, कंजर्वेशन चार्ज के बेसिस पे ये दो फिनोमिना ऑब्जर्व किए जाते हैं प्रैक्टिकली। कौन कौन से हैं दो? तो द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पहला है पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? when an electromagnetic wave, for example gamma ray particularly high energy wave होती है, गामा रे हाई, ये सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर इसी की होती है। तो अभी क्या बचेंगे? एनर्जी है इज h मी। ठीक है, एनर्जी है, इसका चार्ज कितना है? 0। ठीक है, सिस्टम पे भी इनिशियल चार्ज 0 था। व्हेन इट स्ट्राइक्स द न्यूक्लियस, तो क्या देखा गया कि एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन मतलब प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर, और इलेक्ट्रॉन मतलब -1.6 10⁻⁻19 कूलम। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो फाइनल चार्ज अगेन क्या आ गया बच्चों? 0। और अगर कहा जा सके दो पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं तो कह दो कि दो इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे, यानी कि जब भी प्रोडक्शन होगा हमेशा पेयर में ही होगा। प्रोडक्शन ऑलवेज इन पेयर, सो इट इज कॉल्ड एज पेयर प्रोडक्शन। तो सर इसमें क्या ऑब्जर्व और क्या हो रहा है? याद रखना, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास हो रहा है। Conversion of energy into mass takes place in pair production based on conservation of charge principle। दो बातें याद रखिए, ठीक है? नाम से इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है। अब दो बातें कि बेस्ड किस पर है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल एक बार, दूसरा क्या हो रहा है इसमें हो रहा है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। ठीक है, आपको मास के एनर्जी में कन्वर्जन के एक दो एग्जाम्पल पता चल जाते हैं, सुनाई पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। तुमसे पूछे कि बताओ कोई ऐसा फिनोमिना जहां पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास हो रहा हो। मास इनटू एनर्जी में आप बोल सकते हो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, है ना, बहुत कॉमन है। लेकिन कोई पूछा अचानक से कि कोई फिनोमिना बताओ जहां एनर्जी कन्वर्जन इनटू मास हो रहा हो, तो नाम याद रखना बच्चों, द नेम इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? conversion of energy into mass, and this is based on conservation of charge principle। किस तरह से बेस्ड है? तो हमें दिख रहा है कि सर इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल भी क्या है? 0। कैसे? इसको जोड़ोगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, टोटल कितना हो गया? 0। ठीक है, तो अगर दो पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते तो दो ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, तीन पॉजिट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोडक्शन जब भी होगा इट इज ऑलवेज इन पेयर, कॉल्ड एज पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लो। और सेकंड फिनोमेना बच्चों इसका वाइस वर्सा, इसका जस्ट अपोजिट। जैसे मिराज का जस्ट अपोजिट था लूमिंग, उसी तरह से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेयर प्रोडक्शन का जस्ट अपोजिट होता है एनिलेशन।
एनिलेशन नंबर 2 इसको लिख दो। पहला पॉइंट बेस्ड ऑन कन्वर्स चार्ज प्रिंसिपल, दूसरा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। एनिलेशन, तो इसके लिए दो ही बातें हैं। ये भी बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, और यहाँ उल्टा हो रहा होता है, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। कैसे? जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, जस्ट अपोजिट हो गया, जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन होता है, एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होती है? फोटोन एनर्जी। यानी क्या हुआ? इनिशियल चार्ज अगर देखें सिस्टम का, तो पॉजिट्रॉन का जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना बच्चों? 0। फाइनल पे जोड़ा हमने तो देखा एनर्जी बन गई, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं, तो कितना आ गया? 0। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन एनिलेशन, क्या हो रहा है इसमें? तो देखेंगे इसमें हो रहा है कन्वर्जन ऑफ मास। इलेक्ट्रॉन का मास हमको मालूम है, पॉजिट्रॉन का दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, चार्ज का डिफरेंस है, तो इनका मास कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी के एग्जांपल्स बताओ, तो बोल देना कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एग्जांपल है नंबर 1 एनिलेशन, दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट। ठीक है, दो एग्जांपल आपको पता चल गए, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, नंबर 1, नंबर 2 एनिलेशन। इसको लिख लो। ठीक, हैंग डाउन बच्चों, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। एक बात तो याद रखो बच्चों, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जब किसी चीज को उसके मिनिमम पॉसिबल फॉर्म पे आप रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो चार्ज की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इस सबसे छोटी वैल्यू को कहते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटम ऑफ चार्ज। और अगर किसी बॉडी पे कुछ भी चार्ज है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा इस 6, हाँ बोलो, फिर से थोड़ा अपना वॉल्यूम चेक कर लो, हम थोड़ा और तेज बोलेंगे। अगर हेडफोन वगैरह लगा रखा हो तो शायद नहीं आ रही होगी, इसको थोड़ा सा देख लो। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो मिनिमम वैल्यू है उसे कहते हैं उसका क्वांटम। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी पे कोई चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो चार्ज है उस बॉडी पे, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का ही मल्टीपल होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, चार, पांच ऐसे होगा।
कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज इट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, दैट इज डैश। किसी बॉडी में टोटल चार्ज अगर Q है तो N into E है। N into E मतलब E is 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब बच्चों 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और N क्या हो सकता है? N can be 1, 2, 3 and so on. Always an integer. Integer मतलब एक होल नंबर। ठीक है, अब बॉडी पे चार्ज का नेचर कैसा है? तो डिपेंड करता है कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसलिए यहां जनरल लिख देते हैं प्लस माइनस Ne। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज is called as the quantum of charge। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्या कहते हैं? क्वांटम ऑफ चार्ज कहते हैं। One electron charge is called as quantum of charge। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस Ne। और अगर किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो कितना होगा? हमेशा एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का एक इंटीजर मल्टीपल ही होगा, उससे फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 2-3 नाम और सुन लो, वो आगे मॉडल में तुम देख लोगे कि क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का मिनिमम पॉसिबल फॉर्म। तो क्वांटम एनर्जी होता है फोटॉन। ठीक है, टोटल कितनी चीजें क्वांटाइज करी गई हैं फिजिक्स में, तो पहले इसको नोट कर लो फिर बात करते हैं। तो देखो बच्चों, टोटल कितनी चीजें क्वांटाइज करी गई हैं फिजिक्स में। तो एक तो तुमने पढ़ा चार्ज क्वांटाइज्ड है, फिर एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, और कोई बताएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्वांटाइज्ड। टोटल 4 चीजें क्वांटाइज है बच्चों। ठीक है, चार्ज, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चार्ज क्वांटम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ा। एनर्जी क्वांटम कहलाता है फोटॉन। एनर्जी क्वांटम कौन है? फोटॉन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यानी क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये सुनने बड़ा अजीब लग सकता है बच्चों को, कहें सर ये क्या पूछा है? बहुत आसान है। क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो याद रखो h/2π। क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं? h/2π, जो बोर-सटाइन मॉडल में आप देखोगे सेकंड पोस्टुलेट। और चौथा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसे कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो चार्ज का क्वांटम इलेक्ट्रॉन, एनर्जी क्वांटम फोटॉन, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम h/2π और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्वांटम बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, अलग अलग जगहों पे इनके नाम आते जाएंगे, तब वहां पे लिखवाते जाएंगे, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप याद रखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और जब भी किसी बॉडी पे चार्ज है इट इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है, चलिए मूविंग टू द
कॉन्सेप्ट कि अभी जो आपने पढ़ा था, पूरे चैप्टर हम किसके बारे में बात करते थे बच्चों? फोर्स के बारे में बात करते थे, हमेशा फोर्स के बारे में बात करते थे। तो फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर। अगर इस पॉजिटिव चार्ज का आप इस वाले चार्ज पे फोर्स देख रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब हम फोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ के पढ़ते हैं तो हम स्टार्ट कर देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला चैप्टर के फॉर्म में मिलता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डाल दो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम वही फोर्स को अब दूसरी तरह से ट्रीट करने जा रहे हो, ठीक है। फोर्स रहेगा, वेक्टर रहेगा, ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाता है। तो राइटिंग द हेडिंग ऑफ न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉमा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो कूलॉम्स लॉ से डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे बच्चों, लेकिन इंटेंसिटी, पोटेंशियल और डाइपोल के क्वेश्चन कॉम्पिटिशंस देखेंगे आप, नीट में देखेंगे, आईआईटी में देखेंगे, काफी क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की होती है, मतलब फील्ड जो शब्द है किसी न किसी से रिलेटेड होता है। जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड है, फुटबॉल की फील्ड है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, किसी और मास की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसी किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल याद रखो, किसी भी चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी रीजन जिसमें कोई और चार्ज जब एंटर करे, तो उस चार्ज की उस फील्ड में एंट्री हो, तो दैट एंटरिंग चार्ज, वो चार्ज जो अंदर आ रहा है, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, कुछ फोर्स महसूस करेगा, और इट विल पॉसेस सम एनर्जी। तो अगर इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैं कुछ महसूस कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब तुम किसी की फील्ड में, ठीक है। तो और नहीं महसूस कर पा रहा तो फील्ड में नहीं। तो ये फोर्स का महसूस करना या एनर्जी का होना रिप्रेजेंट्स कि ये चार्ज किसी की फील्ड में। तो अगर इसमें नहीं है तो महसूस नहीं करेगा, कर रहा है तो फील्ड है। जैसे हमने किसी मास को यहाँ पे छोड़ दिया तो गिर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। और जैसे ही छोड़ा क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो एवरीथिंग इन दिस एंटायर रीजन, जो फील्ड के रीजन में है, अर्थ की फील्ड के रीजन में है, वो फोर्स जरूर महसूस करेगा, छोड़ दो गिर पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहीं बहुत 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 दूर चले जाएं, अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, तो वहां पे कोई भी चीज तुम देखते हो हवा में तैर ही रही है, वो गिर नहीं रही, तैर रही है, तो दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग फोर्स, इसका मतलब दे आर आउट ऑफ द फील्ड। और वो रीजन जहां फील्ड के आउट होते हैं उसे हम कहते थे इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला बच्चों ग्रेविटेशन में भी वही होता है, G m1m2/r²। और फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो आर की वैल्यू क्या हो गई है? इनफाइनाइट, है ना। तो ये इमेजिनरी रीजन, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं कि यहाँ खत्म हो गया इसके बाद शुरू हो गया। तो खत्म होते 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 बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाता है? इट गोज ऑफ, और वहां पे फील्ड जीरो मानी जाती है। तो डेफिनेशन के तौर पर लिखें तो इसको आप साथ साथ लिखते जाएंगे कि फॉर अ गिवन चार्ज, जिस चार्ज की फील्ड के बारे में बात हम कर रहे होते हैं, जिस चार्ज की फील्ड हम पढ़ रहे होते हैं, उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। तो फॉर अ गिवन चार्ज कैपिटल Q, जिसको हम बोला करेंगे सोर्स चार्ज, its field is defined as an imaginary region around it in which some other charge
सम अदर चार्ज, कोई और चार्ज। तो ये जो सम अदर चार्ज बच्चों लिखा गया है, जिसको हम ला रहे हैं टेस्टिंग कराने के लिए कि भाई इनको लाके देखो, ये टेस्ट करो इनको, ये फोर्स महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जिनको टेस्टिंग के लिए लाया गया बच्चों, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। In which some other charge, test charge, experiences force or possess मतलब होना, possess some energy, ठीक। यानी कि फील्ड की सिंपल डेफिनेशन, फॉर अ गिवन चार्ज कैपिटल Q, इसको हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज, इट्स फील्ड इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी रीजन अराउंड इट, उसके चारों तरफ ऐसा इमेजिनरी रीजन इन विच सम अदर चार्ज, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंसेस फोर्स और possess स्पेलिंग देखो ना, possess some energy, ठीक है, दैट इज डैश। देखो अब ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में बात अच्छे समझ लो, जिससे कि एनालिसिस करते समय आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है कि कहां पे क्या लिखना है, कहां पे क्या नहीं लिखना है, ठीक है। दिस इज अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q। अब इसके चारों तरफ एक रीजन, इसमें जब कोई चार्ज एंटर कर रहा है तो इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज का सिंबल बच्चों लगाते हैं Q0, ठीक। अब दो तीन बातें याद रखना, कुछ चीजें एज अ फिक्स स्टैंडर्ड रखी गई हैं कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पूछे क्यों, तो कह देना एज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एज अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड इसको हमने हमेशा पॉजिटिव रखा हुआ है ताकि आगे की चीजें एनालाइज कर सके। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज सोर्स चार्ज, जिसकी फील्ड हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसे कह रहे हैं सोर्स चार्ज। तो ये क्या है याद रखना, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। सोर्स चार्ज रखना बच्चों, सोर्स चार्ज जिसके बारे में कैपिटल के बारे में आप फील्ड निकाल रहे हैं, फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, ये कैसा हो सकता है, तो याद रखना ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो व्हाट इज फील्ड, तो फील्ड तो बेटा हो गया एक रीजन जिसमें ऐसा ऐसा होता है। नाउ हाउ टू एनालाइज द फील्ड, इस फील्ड को एनालाइज कैसे करते हैं, फील्ड की स्टडी कैसे करते हैं। तो फील्ड की स्टडी या फील्ड की एनालिसिस हम लोग दो टर्म से करते हैं। द टर्म नंबर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका सिंबल यूज करेंगे कैपिटल E, एंड नंबर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जिसका सिंबल है V, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है, या सिर्फ पोटेंशियल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, field of a source charge can be analyzed in terms of, field of a source charge can be analyzed in terms of dash number one electric field intensity capital E, number two electric field potential कैपिटल V, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और नंबर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रफली, पूरा नाम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रफली खाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया जाता है ना। समटाइम्स इट इज आल्सो रिफर्ड एज ओनली
इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं लिखा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो उसका क्या मतलब हम समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे इंटेंसिटी। पोटेंशियल को कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, चलता है। तो एक एक करके समझें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड देन उसका समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स चार्ज, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बताओ, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहां पे, किस पॉइंट पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट पर बताएंगे, कैसे, देखो ये हमारा सोर्स चार्ज, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, इसका भी कोई साइन नहीं दे रहे, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे इंटेंसिटी बताओ, इस पॉइंट ए पे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लाएंगे, और टेस्ट चार्ज कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, E ड्यू टू आर गिवन चार्ज यानी सोर्स चार्ज यानी कैपिटल Q is defined as the फोर्स, ध्यान रखना किसका नाम आया, फोर्स का नाम है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ से, डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज कौन है बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज यानी Q, दैट इज डैश, ठीक है। क्या डिफाइन किया गया, electric field intensity E due to a given charge capital is defined as the force per unit charge, force per unit positive charge, जो कौन है, टेस्ट चार्ज। पूरी बात क्या लिखी जाए, पूरी बात लिखी जाएगी कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी है दैट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इंटेंसिटी इज नॉट फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो क्या समझे कि इंटेंसिटी की यूनिट क्या बच्चों, न्यूटन पर कूलम, और इसका नेचर क्या बच्चों, नेचर या आपको वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ जो F है इसको हम फोर्स बोल रहे हैं, F इज द नेट। सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों क्वेश्चन में आपको मिलेगी। इफ आई एम सेइंग इट इज नेट फोर्स, इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे क्वेश्चन में समझ में आएगी बात कि नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ। तो अगर ये वेक्टर है ना, इंटेंसिटी वेक्टर है, तो जाहिर सी बात इसका डायरेक्शन भी होगा। तो इसके बगल में लिख देते हैं कि नेचर इज वेक्टर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इज along the direction of net। इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स के डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। कहां बात आएगी, बोला क्वेश्चन के एग्जाम्पल तुमको बता देते हैं, देखो जरा। जैसे हम कहते हैं ये Q है, ठीक है, और इसके बगल में ये 4Q है ना, 4 गुना ज्यादा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब यहाँ पे कहीं कोई मिड पॉइंट ले लीजिए, बीचों बीच कोई पॉइंट ले लीजिए, एकदम बीच में है ना, ये भी डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x, और यहाँ पर रख दिया जाए टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक एग्जांपल आपको नेट फोर्स का मीनिंग, डायरेक्शन ऑफ E का मीनिंग समझाने के लिए इस एग्जांपल से बेटर क्या है, इसको समझ लोगे तो आपके दिमाग में आइडिया लग जाएगा क्या बात हो रही है। डायरेक्शंस आपको मालूम है, इधर होता है प्लस आई कैप, इधर होता है माइनस आई कैप, प्लस वाई एक्सिस होता है प्लस जे, नीचे होता है माइनस जे। बोर्ड के बाहर आएंगे तो प्लस के कैप, बोर्ड के अंदर जाएंगे तो माइनस के कैप, यूनिट वेक्टर्स हमको पता है, ठीक है। अब तुमको लॉजिकल एक बात मालूम है बच्चों कि इधर से, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, ए से भी इसको क्या मिल रहा है, रिपल्शन, रिपल्शन ऑफ ए,
बी से भी क्या मिल रहा है, रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है, बी से भी मिल रहा है रिपल्शन। नाउ डिस्टेंस सेम है और चार्ज ये वाला ज्यादा है, तो Fb की वैल्यू आप कूलम लॉ से क्या लिखेंगे, K Q1 यानी Q0 इंटू Q2 यानी 4Q अपॉन एक्स स्क्वायर, फोर्स ऑफ B ऑन Q0 ये आ गया। और Fa क्या लिखोगे, Fa लिखोगे K Q1 इंटू Q0 क्या लिखोगे, K कैपिटल Q लिखोगे क्योंकि चार्ज है कैपिटल Q, और डिस्टेंस दोनों क्या रखा गया, सेम एक्स स्क्वायर, क्योंकि मिड पॉइंट दिया गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, ए का फोर्स, बी का फोर्स, ए का फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, प्लस आई की माइनस आई, ए का फोर्स डायरेक्टेड है प्लस आई कैप, बी का फोर्स डायरेक्टेड है माइनस आई कैप। तो इधर से ही फोर्स है, इधर से ही फोर्स है, और वैल्यूज देखो, एफबी में के क्यू नॉट के साथ 4Q लिखा हुआ है, एफए में के क्यू नॉट के साथ केवल कैपिटल Q लिखा है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है बच्चों, बी का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, है ना, बी का रिपल्शन ए के रिपल्शन से ज्यादा है, 4 गुना है। तो नेट फोर्स किधर लगेगा, प्लस आई माइनस आई कैप की तरफ या प्लस आई कैप की तरफ। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये चार्ज खिसकेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा किसकी तरफ, माइनस आई कैप की तरफ। तो यहाँ की इस पॉइंट सी की जो इंटेंसिटी है, सी की जो इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन किधर है, क्या वो डायरेक्शन प्लस आई कैप है, क्या वो डायरेक्शन क्या इंटेंसिटी है ही नहीं। तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ ए, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स इज along FB, नेट फोर्स किसी तरफ है, FB की तरफ है, और FB किस तरफ है, और माइनस आई कैप। तो यहां की इंटेंसिटी बच्चों क्या हो गई, माइनस आई कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बात समझे कि व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को हम देखेंगे किससे, जिधर नेट फोर्स का डायरेक्शन। ठीक बात, एक छोटा सा एग्जांपल था समझने के लिए। तो मन में सवाल आता है कि तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों चार्ज को इक्वल कर देते, अब देखो तुम्हारा दिमाग अपने आप कई सारी चीजों को ग्रैस्प करता है, एनालाइज कर लेता है और समझ लेता है। ठीक है, अगर दोनों को इक्वल कर देते हो फिर से मिड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, तो तुम क्या कहते हैं कि सर अब Fa और Fb दोनों फोर्स में से कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों इक्वल है ना। और अगर दोनों इक्वल है तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तुम क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा है Fa इक्वल टू Fb, तो यहाँ की इंटेंसिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो बस ये स्टार्टिंग है, अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, इंटेंसिटी फॉर्मूला पढ़ा, इंटेंसिटी फॉर्मूले F का जिक्र आया, F के नाम के साथ नेट फोर्स का जिक्र आया। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स वेक्टर की तरह यूज करते हैं, फोर्स वेक्टर है, तो दोनों अपोज कर रहे हैं, जो बड़ा है छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा, उसके हिसाब से हमने डायरेक्शन डिसाइड किया। फिर हमने कहा कि अगर मान लो दोनों फोर्स बराबर होते तो डायरेक्शन 0 हो जाता, नेट फोर्स 0 हो जाता, नेट इंटेंसिटी भी 0 हो जाती। ठीक है, तो इंटेंसिटी की एक बात ये हुई। दूसरी बात, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों देखो, याद रखो, अभी हम इस चैप्टर में ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, तो इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा कि मान लो चार्ज एक रॉड पर है तो लाइन चार्ज बन जाएगा, एक शीट है तो शीट सोर्स बन जाएगा। तो उसके लिए हमें फिर पढ़ना पड़ता है गॉस थ्योरम। ठीक है, वो इसके अगला चैप्टर आता है। तो अलग अलग टाइप के चार्जेस को एनालाइज करने के। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं intensity due to a point charge capital। तो बात को समझना बच्चों, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान समझ लो। ये कोई चार्ज है कैपिटल Q, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, आर डिस्टेंस है, यहाँ पर रखा हमने टेस्ट चार्ज। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है
पॉजिटिव सोर्स चार्ज। तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज क्या करेगा, रिपेल कर रहा है, कहते हैं रिपेल करेगा। तो क्योंकि अकेला चार्ज, तो जिधर इसका नेट फोर्स जा रहा है उधर इसकी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी हम कैसे दिखाएंगे, आउट ऑफ द चार्ज दिखाएंगे कि इनसाइड द चार्ज दिखाएंगे, तो बोलेंगे जिधर फोर्स है उधर ही क्या है, इंटेंसिटी। ठीक है, तो कह देंगे फोर्स का फॉर्मूला बोलो, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा, F अपॉन Q नॉट। व्हाट इज F, ये उठा के रिप्लेस कर दो, क्या लिखा है, K कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है, Q नॉट। क्या हो गया, कैंसिल। क्या पता चला, KQ बाय R स्क्वायर। तो क्या ध्यान से क्या दिख रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन चार्ज टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। टेस्ट चार्ज कितना था, बड़ा था, छोटा था, अल्टीमेटली कैंसिल हो गया। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि सोर्स चार्ज की अपनी वैल्यू क्या है और उससे लिया गया डिस्टेंस क्या है, और इसके चारों तरफ जो मीडियम है वो कौन सा है। तो कितने फैक्टर हो गए, मीडियम, चार्ज की वैल्यू और उससे लिया गया डिस्टेंस। मीडियम प्रेशर कैसे, बेटा हमने आते तुमको इसलिए स्टार्टिंग बताया था कि स्मॉल के कौन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और अलग अलग मीडियम के लिए कैपिटल के इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मीडियम सेम रखो, एक ही मीडियम है, तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली। कोई ओवरऑल पूछे फैक्टर्स तो कह दो 3 फैक्टर्स हो गए, मीडियम, चार्ज की वैल्यू और उससे लिया गया डिस्टेंस। ठीक, अब क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर है बच्चों, तो आप एक बात याद रखेंगे कि आप कभी भी चार्ज का साइन प्लस माइनस इसके फॉर्मूले में नहीं यूज करते। जैसे हमने यहाँ प्लस क्यू लिखा तो फॉर्मूला तो बन गया के क्यू बार स्क्वायर। तो बिकॉज इट इज अ वेक्टर, तो खाली वैल्यू लिखना तो अधूरी बात हो गई। तो पूरी बात कैसे लिखी जाती है, तो पहले इतना नोट करो, फिर पूरी बात बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने में ही, इसके रिप्रेजेंटेशन में ही कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है और उसको समझते हैं कि कोई क्वेश्चन बन गया, जबकि वो इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, पहले ये पक्के कर लो बच्चों। इधर होता है प्लस आई कैप, इधर होता है माइनस आई कैप, इधर होता है प्लस जे कैप, इधर होता है माइनस जे कैप। बोर्ड के बाहर प्लस के कैप, बोर्ड के अंदर माइनस के कैप है। क्योंकि हम लोग 2D के केसेस देखते हैं, 2D में बात करते हैं आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे। सपोज करो ये कोई पॉजिटिव चार्ज था जिसको हमने ओरिजिन पे इमेजिन कर लिया। ठीक, पॉइंट ए पे इंटेंसिटी बताओ क्या है, पॉइंट बी पे इंटेंसिटी बताओ क्या है, पॉइंट सी पे बताइए कि इंटेंसिटी क्या है, और कोई पॉइंट बीच में यहाँ पॉइंट डी पे इंटेंसिटी क्या है, और इसने यहाँ से एंगल थीटा बनाया। ठीक है, तो देखो इतनी छोटी सी बात को ही कुछ लोग न्यूमेरिकली सोचते, न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल नहीं बच्चों, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो आपको
आपसे एक्सपेक्ट किया था, आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसको डिस्कस करके समझ लेते हैं, ठीक है। कहीं भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो टेस्ट चार्ज पे हमेशा ये क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा। तो जैसे हमने यहाँ रखा ए पे, तो इंटेंसिटी आउटपुट जा रही है, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, और किधर जा रही है, आउटपुट, तो प्लस आई। हमने यहाँ रख दिया तो ये भी आउटपुट देगा, तो वैल्यू तो वही रहेगी, वैल्यू तो वही, क्यों डिस्टेंस में वही रखा हुआ, आर 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 आर, सब डिस्टेंस सेम। तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन किधर जा रही है, माइनस आई। अगर यहां रख दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या देंगे, प्लस, और डी पे रख दिया बच्चों, तो डी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखो साथ साथ लिखते हैं। जो डी पे भी इंटेंसिटी आउटवर्ड आ रही है, और किस तरह से, ऐसे, ठीक। ये थीटा बच्चों, ये भी क्या है, इसका कंपोनेंट क्या बन गया, ई cos थीटा, इधर क्या बन गया, ई sin। तो एट डी को थोड़ा हाईलाइट करके देख लो कि हमने क्या लिखा, दो कंपाउंड बनाने पड़ेंगे बच्चों, और आपकी इंटेंसिटी लिखी जाएगी क्या, ई, ये किधर है, cos थीटा आई कैप, ये किधर है, प्लस ई sin थीटा जे कैप। ई कॉमन निकाल लिया और वैल्यू क्या लिख दी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ब्रैकेट क्या लिख दिया, आई कैप थीटा जे, ठीक। ये होगी इंटेंसिटी एट डी। बेटा माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। ए पे के क्यू बाय आर स्क्वायर आई कैप, बी पे के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस आई कैप, सी पे के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस जे कैप, और डी पे देखो कंपाउंड्स बनाने पड़ गए, क्योंकि वो 2D में है, प्लेन में रखी ना एक्स पे ना वाई पे, तो इट इज ई कॉस थीटा आई कैप, ई साइन थीटा जे कैप, ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये है रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब इसको होमवर्क में एक लाइन, इसको होमवर्क में कर लेना, करके हमें व्हाट्सएप कर देना। For the same points, यही पॉइंट्स है ए बी सी और ये पॉइंट डी। For the same points A, B, C and D, find E for a negative charge Q, ठीक है। इसके लिए आप यही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे यहाँ ए था तो माइनस क्यू रखने क्या होगा, माइनस क्यू सी पे क्या होगी, बी पे क्या होगी और डी पे क्या होगी, ठीक है। इसको आप करके हमें व्हाट्सएप करके फोटो खींच के भेजेंगे, और गलत सही होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन के आगे बहुत सारी चीजें और हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे सैटरडे वाले क्लास में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन सैटरडे, ठीक है। माइक बेटा ऑफ रखिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है, वो आएगी नहीं, वो ऑफ पे है, तो बोलेंगे कोई आवाज नहीं आएगी, ठीक। ठीक है, लिख के लॉग आउट कर सकते हैं।